तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले रेगुलेशन के अंदर ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसको ये बहुत सारे लेवल पे चलती है, मतलब एक जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना। जीन एक्सप्रेशन मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति टॉल है, कोई व्यक्ति शॉर्ट है, ठीक है, उसका कलर क्या है, ये सब किससे डिफाइन होता है? उसके जीन से डिटरमाइन होता है। जीन को एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट अपन कर सकते हैं इतने लेवल पे। कितने काम की चीज़ है? अगर अपन ऐसा कर पाए तो फिर ये अपन किसी व्यक्ति को टॉल है तो उसको शॉर्ट बना देंगे, शॉर्ट है तो उसको लॉन्ग बना देंगे, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, वाइट कलर, ठीक है। तो किस लेवल पे कर सकते हैं? तो ये सब होता है इस सीक्वेंस के बेसिस पे। अपने को पता है डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से आते हैं कैरेक्टर। प्रोटीन बेसिकली होता है एंजाइम, क्योंकि अपने को पता है एंजाइम एक फंक्शन करता है, ठीक है। जिससे अपन देखेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है लैक्टोज को तोड़ना, लैक्टोज को तोड़ना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। किसका फंक्शन है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। तो वो क्या हो गया? प्रोटीन, मतलब कि एंजाइम हो गया। उसका एक फंक्शन है, उसका फंक्शन क्या है कि वो लैक्टोज पे जाके काम करेगा। कब काम करेगा? जब लैक्टोज होगा, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज के बीच में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इनके मीडियम में लैक्टोज है, लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास मीडियम में ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उनके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम नहीं होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर, लैक्टोज को तोड़ने वाला कैरेक्टर है, वो कब होगा? जब लैक्टोज खुद होगा, ठीक है। ये इस तरह से अपन बोल सकते हैं। फिर कितने लेवल पे अपन उसको रेगुलेट कर सकते हैं? एक होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, मतलब कि नंबर 1 डीएनए से जब आरएनए बनता है। नंबर 2 हो सकता है प्रोसेसिंग लेवल पे, मतलब कि स्लाइसिंग वगैरह, वो भी यहीं आएगा जब आरएनए फॉर्म होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट के अंदर यहाँ पे आरएनए रहता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन के लिए इसको न्यूक्लियस से बाहर जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे अपन कर सकते हैं। फोर्थ है ट्रांसलेशनल लेवल पे। तो ये 4 तरीके से अपन जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। फिर अगला आता है कि जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो जीन्स क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे कि वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एग्जाम्पल है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, किस में होता है? ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में होता है। इट इज़ यूज टू कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। बैक्टीरिया यूज दैम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास लैक्टोज नहीं है, तो फिर देम टू यूटिलाइज a source of energy they would no longer be require the synthesis of enzyme बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जिनके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिनके पास लैक्टोज नहीं है सराउंडिंग में, उनके पास एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं है, ये बोला जा रहा है। फिर अगला आ रहा है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। द कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो पूछते हैं कि एक मेन साइट बताओ प्रोकैरियोट में कौन सी? तो वो नंबर फर्स्ट वाली है, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने वाली, मतलब कि ये वाली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर काम करने वाली प्रोकैरियोट के अंदर होती है, ठीक है। फिर यहाँ बताया ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर की पूरी डेफिनेशन है। एक्सेसिबल ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट डीएनए इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन। तो उसको बोलते हैं क्या? ऑपरेटर, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं एक ओपेरॉन का स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। अभी अपन पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन में भी क्या होता है? लैक ओपेरॉन में भी क्या होता है? उसका एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, और एक प्रमोटर होता है। तो ये क्या सिंथेसिस करता है? रिप्रेसर और रिप्रेसर किससे बाइंड करेगा? यहाँ। तो उसका स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है और ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन में भी क्या है? स्पेसिफिक लैक रिप्रेसर है, और क्या है लैक ओपेरॉन में? लैक ऑपरेटर इसमें स्पेसिफिक होता है। लैक ओपेरॉन किसने दिया था? लैक ओपेरॉन शब्द फ्रांसिस्को जैकोब एंड
मोनार्ड, जैकोब और मोनार्ड ने क्या दिया था, लैक ओपेरॉन नाम का शब्द दिया था। दे आर फर्स्ट टू इलुसिडेट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। यहाँ लैक का मतलब लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक मतलब क्या होता है, LACTOS, लैक्टोज होता है, ठीक है। सच अरेंजमेंट इज वेरी ऑफन इन बैक्टीरिया एंड इज टर्म्ड एज ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन होता है इन लैक ओपेरॉन, लैक मतलब कि लैक्टोज है। द पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन किसमें होता है, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन मैंने देखा था, पॉलीसिस्टोनिक होता है और मोनोसिस्टोनिक होता है। कि पॉलीसिस्टोनिक होता है तो मोनोसिस्टोनिक है यूकैरियोट के अंदर, पॉलीसिस्टोनिक है प्रोकैरियोट में, P फॉर पॉली, P फॉर प्रोकैरियोट, ठीक है। ये चीज़ अपन ने वहाँ पे देख ली थी। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और एक इसमें देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अपन ओपेरॉन, ठीक है। तो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। एक प्रमोटर होता है कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन, कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, ठीक है। ये दोनों होते हैं, किसको रेगुलेट कर रहे हैं, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है। लैक ओपेरॉन कंसिस्टिंग ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन कौन सा होता है, आई जीन। इस यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है और आई का मतलब इनहिबिटर भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, तो एक होता है रेगुलेटरी जीन और 3 होता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन का नाम पता होने चाहिए, 2 तो अल्फ़ाबेट में से उठाया गया, ZY और एक फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट A, ठीक है, ZY और A। तो ZY एक इसके लिए कोड करता है, Y कोड करता है परमीएज के लिए। अभी अपन देखेंगे आगे क्या क्या किसके लिए कोड होता है। वाई जीन कोड फॉर परमीएज मतलब परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, किसके लिए बढ़ा देता है, बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए बढ़ा देता है, ठीक है। फिर ए जीन कोड करता है ट्रांस एसिटाइलिस के लिए, जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए। फिर अगला आता है लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड्स एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन ऑफ ओपेरॉन, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसर। इस डायग्राम में देख सकते हैं अपन, लैक ओपेरॉन बताया गया है बहुत अच्छे से कि लैक ओपेरॉन क्या होता है। सबसे पहले तो ये अपने पास में क्या है, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसका रेगुलेशन कौन होगा, रेगुलेशन करने के लिए अपने पास में एक होता है रेगुलेटरी जीन, और रेगुलेटरी जीन कौन सा है, यहाँ पे आई जीन। ये लिखा है कि यहाँ पे लैक ओपेरॉन कंसिस्टिंग ऑफ वन रेगुलेटरी जीन आई जीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई जीन इंड्यूसर हो गया। ये क्या करेगा, रिप्रेसर mRNA का सिंथेसिस, और रिप्रेसर से ये रिप्रेसर को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, mRNA का बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर जाएगा और इधर बाइंड करेगा, कहाँ पर, ऑपरेटर रीजन में बाइंड करेगा, ठीक है। इट विल गोइंग टू बाइंड विथ ऑपरेटर। अगर ये ऑपरेटर से बाइंड कर देता है तो ये रिप्रेस कर देगा, मतलब आगे जाके किसी चीज़ का सिंथेसिस नहीं होगा। होता क्या है कि ये ZY जीन, Z कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए, Y परमीजेस के लिए कोड करता है और A कोड करता है ट्रांस एसिटाइलिस के लिए। तो अगर ये रिप्रेसर यहाँ पे नहीं जुड़ता तो ये जीन अभी तक कोड होकर के अपने को बीटा गैलेक्टोसाइड्स मिल जाता, जिसका फंक्शन क्या है, लैक्टोज को तोड़ना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लेकिन जेनेटिक लेवल पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक आई जीन है जो इंड्यूस कर रहा है, जो रेगुलेट कर रहा है रिप्रेसर mRNA और रिप्रेसर को, और रिप्रेसर यहाँ जाके बाइंड करेगा। इस वजह से ये वाला जो जीन रहेगा इसका फंक्शन शो नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंड्यूसर हो जाए, इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज, ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये सेल है, सेल के बाहर यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेसिस नहीं होगा। और एक ही सेल है जिसके पास बाहर मीडियम में लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइड्स का सिंथेसिस होगा। तो लैक्टोज है मतलब इंड्यूसर है, इंड्यूसर हियर इज लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज आया, वो रिप्रेसर के साथ बैठ गया और उसको इनएक्टिवेट कर दिया। अब ये इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर यहाँ ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा,
तो इसलिए अपने पास में ZYA जीन अपना फंक्शन करेंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, mRNA, लेक mRNA, और ये फॉर्म करेंगे एंजाइम्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएजेज, ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, तो ये Z जीन, Y जीन, A जीन ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो लैक्टोज हियर इज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन ऑफ द ओपेरॉन, हैंस इट टर्म्ड एज इंड्यूसर। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, इंड्यूसर, क्योंकि ये क्या यहाँ पे इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज है तभी यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस है, जिसका काम क्या है, इसी लैक्टोज को तोड़ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, यहाँ लैक्टोज नहीं था, नो लैक्टोज, तो खुशी खुशी रिप्रेसर बना, और रिप्रेसर को रोकने वाला लैक्टोज नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि रिप्रेसर ऑटोमेटिकली यहाँ बाइंड हो जाएगा और इस चीज़ का आगे जा कर के mRNA फॉर्म करने नहीं देगा। तो यहाँ कोई लैक mRNA का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, in the absence of preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permeases। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और साथ में परमिएजेज है। परमिएज का फंक्शन होता है कि लैक्टोज अगर सेल के बाहर हो तो उस लैक्टोज को सेल के अंदर लेकर के आना, ये सेल है, ये लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ एक होता है परमिएज, परमिएज का काम क्या होता है, परमिएबिलिटी बढ़ा देना लैक्टोज के लिए। तो क्या होगा, सेल के अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर अपने पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज से बैठा ही है इसको तोड़ने के लिए। तो ये बोला है कि द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर। ठीक है, तो कहाँ गया, सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएजेस। ठीक है, रिप्रेसर ऑफ एन ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कंस्टिट्यूटिवली फ्रॉम द आई जीन। रिप्रेसर का कंटिन्यूसली सिंथेसिस, मतलब ये प्रोसेस तो कंटिन्यूसली होती रहेगी, ठीक है, लेकिन नीचे वाली प्रोसेस तभी होगी जब इंड्यूसर होगा, तभी होगी। जब इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज होगा तभी होगी ये नीचे वाली, ये वाली प्रोसेस। तो कंटिन्यूसली क्या है, यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होता है। रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेटर इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम फ्रॉम द आई जीन। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन टू द operon and prevent the RNA polymerase from transcribing the operon। तो RNA polymerase को ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देता है। कौन सी प्रोसेस रुक गई, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक गई, क्योंकि फर्स्ट स्टेप देखी थी अपन ने उसमें। ठीक है, सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज एलोलैक्टोज रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड। इंड्यूसर की प्रेजेंस में इनएक्टिवेट हो गया रिप्रेसर, ये रिप्रेसर यहाँ पे इनएक्टिवेट हो गया और अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा जैसा कि यहाँ कर रहा था। ठीक है, दिस अलाउ RNA polymerase access to the promoter and transcription process। Regulation of lac operon also visualized as regulation of enzyme synthesis by substrate। ठीक है, फिर रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज रिप्रेसर रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये वाली प्रोसेस चलती रहती है। मतलब क्या है, ये इनिबिशन मेजॉरिटी टाइम होता है। ये प्रोसेस कब चलेगी, ये प्रोसेस तभी चलेगी जब लैक्टोज होगा। मतलब अगर अपन मान के चले तो ये आधे घंटे में से 45 मिनट तो यही वाली प्रोसेस चलेगी, और जब लैक्टोज मिलेगा बाकी के 15 मिनट तो कौन सी प्रोसेस चलेगी, ये वाली। तो मेजरली कौन सी चल रही है, इनिबिशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन, कि वो पहले से ही सप्रेस है, लैक ओपेरॉन कंटिन्यूसली सप्रेस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या होता है, एचजीपी क्या होता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें अपन क्या करते हैं कि अपने को पता है कि एक ह्यूमन की जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक ह्यूमन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी कौन सी होती है, एक छोटी सी सेल में किस में होती है, उसकी न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियस में भी कहाँ होती है, उसके DNA में होती है। ठीक है, तो सेम होता है कि जैसे यहाँ पर होता है पेरेंट्स। ठीक है, ये हो गया XY मेल, XX फीमेल। तो कौन सी चीज़ उठ के जाती है, अगर यहाँ पे एक बॉय बनना है, ठीक है, XY, ठीक है, तो कौन सी है, तो वो है DNA ही है जो ट्रांसफ़र होता है। तो DNA एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है, और ये सेम रहती है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यही चीज़ बताया गया है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
वो किसके अंदर होता है, डीएनए सीक्वेंस के अंदर होता है। और इंडिविजुअल क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अपन देखा है फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं, फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं, वो सैंपल लेते हैं तो बहुत सारे साइड से क्राइम सीन से उठा कर के लाते हैं सैंपल। जैसे फिंगरप्रिंट सैंपल हो गया, ठीक है, फिंगरप्रिंट हो गए, फुटप्रिंट हो गए, सलाइवा सैंपल हो गए, ठीक है। ऐसे सब सैंपल लेकर के आते हैं और वो सब क्या करते हैं, इनका डीएनए टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं डीएनए टेस्ट, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म का डीएनए क्या होता है, सेम नहीं, सारे डीएनए क्या होता है, डीएनए में डिफरेंस है, ठीक है। आपके पास बाकी सेल की जितनी भी चीज़ें, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, यहाँ पे और माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, सब सेम हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा, डीएनए, वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। इसी पे बेस्ड है अपना फॉरेंसिक का जो भी रहता है। तो ये किसके ऊपर होता है, सबसे पहले अपने को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पता होना चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है जीनोम के बारे में पता करना। जितने भी अपने पास में डीएनए सीक्वेंस होती है, अपने को पता है डीएनए होता है, इस तरह का डीएनए होता है, इसको सीधा करके इसका जितना भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, जो जहाँ पर है थाइमिन, इसकी प्रॉपर सीक्वेंस पता करना, उसको एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देना, तो अपने को टोटल डीएनए सीक्वेंस पता चल जाएगी। अब ये सब प्रोसेस में लगता है खर्चा, कितना लगता है खर्चा, वो भी देखेंगे कि $3 पर बेस पेयर के हिसाब से खर्चा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो भी डिफरेंट एटलीस्ट एट सम प्लेसेस। भले दो इंडिविजुअल है, ठीक है, एक राम है, श्याम है, उनमें सब सेम हो सकता है, उनकी हाइट सेम हो सकती है, उनका एज सेम हो सकती है, उनका कलर सेम हो सकता है, उनका वेट सेम हो सकता है, उनकी शक्ल सेम होती है, क्या डिफरेंस होगा, लेकिन उनका डिफरेंट होगा जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि डीएनए। और इसी पे बेस्ड है अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि उसका पूरा डीएनए का सीक्वेंस निकालना, उसकी कुंडली निकाल देना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक इट इज़ पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन अ पीस ऑफ डीएनए, अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ था, वॉज लॉन्च इन 1990। HGP कब लॉन्च हुआ था, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये एक 13 ईयर का प्रोजेक्ट होता है, ये भी ज़रूरी है। और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होते हैं, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ड्यूरिंग द पार्टनर कंट्रीब्यूटेड बाय ये सब कंट्रीज थे। और प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हो गया था, 13 साल, चालू हुआ था 1990 में, और ख़त्म कब हो गया, 2003 में, ठीक है। 13 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका यूज़ अपन बहुत जगह करते हैं, फॉरेंसिक तो एक जगह है, डायग्नोस्टिक, ट्रीट और कुछ प्रिवेंट करते हैं थाउजेंड, जैसे अपने बताया जेनेटिक, जैसे डायबिटीज़ मलाइटस है, ठीक है। ये जेनेटिक्स मतलब कि फैमिली में फैलती है, ठीक है। ओबेसिटी है, वो फैमिली में होता है, तो अपन इसका यूज़ करके इन सब डिसीजेस से बच सकते हैं। उसके लिए अपने को उसका बेसिक की कंसेप्ट क्या है, HGP पता होना चाहिए कि उसकी ह्यूमन HGP का गोल क्या है, जितने भी जीन्स है ह्यूमन में 25,000 जीन्स, 20 से 25,000, उसको पता करना, फिर उनकी सीक्वेंस पता करना, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ 3 केमिकल बेसिस पेयर दैट मेक्स अप डीएनए। तीसरा है उनको सब कुछ स्टोर करना डेटाबेस में, जैसे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना, ठीक है, ये कंप्यूटर है, इसमें स्टोर करना। फिर इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। अब स्टोर करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस भी होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। और ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करो, ठीक है। इनका यूज़ करके कोई मेडिसिन बना लो, मेडिसिन हो गया, कोई इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ में आता है। और इसके कुछ लीगल, एथिकल, सोशल इश्यूज़, इसको LC बोलते हैं, आलसी, ठीक है, उसको भी एड्रेस करना साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ पूछते हैं कि कितनी किताबें, इनके बारे में पूछते हैं। तो एक ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेट इतने बेस पेयर, 3 × 10⁹ बेस पेयर। और सीक्वेंसिंग कितने की रिक्वायर्ड होती है, अगर अपन मान के चले $3 लग रहे हैं एक बेस पेयर के लिए, तो और अपने पास है कितने, 3 × 10⁹ बेस पेयर है, तो अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेट
9 बिलियन। वो कैसे किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 10⁹, तो कितना आ गया, 3 3 9, 9 बिलियन बेस पेयर। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूछते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है कि अगर इसको स्टोर कर दिया अपन ने बुक्स में, अगर ये डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस मतलब कि ये डीएनए है, ऐसा नहीं होता वैसे, अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको अगर अपन ने सीधा करके इसकी सीक्वेंस जो भी है, इसके सामने जी, इसके सामने सी, इसके सामने टी, इसकी सीक्वेंस जितनी भी बड़ी आती है, कितने बेस पेयर है, तो वो 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। ये हो गया बेस और ये हो गया इसके सामने वाला पेयर, तो इसलिए बोलते हैं बेस पेयर। तो इतने बेस पेयर को अगर अपन एक किस में स्टोर करें, बुक में, तो अपने को कितने बुक के पेजेस लगेंगे। तो इसमें देखे रखा है कि फर्दर ऑब्टेनिंग सीक्वेंस वुड बी स्टोर इन अ टाइप ऑफ बुक इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 1000 लेटर्स, ठीक है। तो ईच बुक कंटेन 1000 पेज एंड देन 3300 सच बुक्स वर रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल बेस। मतलब कि ये है अपने पास में एक पेज, उसमें कितने लेटर होने चाहिए, 1000 लेटर होने चाहिए, और 1000 लेटर की किताब, मतलब एक बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए। ऐसे पेजेस कितने होने चाहिए, 1000, और हर एक पेज में कितने लेटर होने चाहिए, 1000 लेटर, 1000 लेटर एक पेज में हो, और ऐसे पेजेस कितने चाहिए, 1000। ये एक पेज किस किताब का है, ये इस किताब का है, और इस किताब के पेजेस कितने हैं, 1000 पेजेस हैं, ठीक है। फिर ऐसी बुक कितनी चाहिए अपने को, 3300। उल्टा चलते हैं, 3300 बुक्स चाहिए अपने को डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए, और जिसमें हर एक बुक में 1000 पेजेस होंगे और हर एक पेज में 1000 लेटर होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, इसमें बहुत सारे डिसीजेस को ट्रीट करते हैं, जैसे कि अपनी डायबिटीज़ मेलाइटस है, डिसऑर्डर्स ह्यूमन के, ठीक है। नॉन ह्यूमन, इसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ है, वो सब चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, जैसे बीटी, ठीक है, बैसिलस थ्रोंजिनेसिस का यूज़ करते हैं अपन इंसेक्टिसाइड के तौर पे, ठीक है। ये किससे होता है, ये जीन से होता है। अपने को अगर जीन सीक्वेंस ही बतानी होगी तो अपन कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ें पूछते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, नॉन ह्यूमन मॉडल भी यूज़ करते हैं, जैसे कॉर्नी रैबिडाइटिस एलिगेंस, फ्री लिविंग निमाटोड, ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, प्लांट है, ठीक है, हैव ऑल्सो बीन सीक्वेंस। मेथडोलॉजी कौन से यूज़ होते हैं, दो मेजर मेथडोलॉजी होती है, एक होती है आइडेंटिफाई ऑल द सीक्वेंस ऑफ जीन। पहले तो दो मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें, एक है आसान मेथड, एक है अपने पास में आसान, दूसरी है अपने पास में टफ मेथड। टफ क्यों है, क्योंकि इसमें पूरा डीएनए सीक्वेंस अपने को कॉपी करना है, पूरा डीएनए सीक्वेंस अपने को कॉपी करना है, ठीक है। और ये आसान मेथड आसान क्यों, क्योंकि इसमें पूरा कॉपी नहीं करना है, केवल जो काम का है, इम्पोर्टेंट है, वो कॉपी करना है, काम का है या इम्पोर्टेंट है वो कॉपी करना है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक आसान तरीका होता है और एक टफ तरीका होता है। तो इसके लिए हमने दो तरीके बनाए, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है, ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, मतलब केवल इम्पोर्टेंट चीज़ को ही अपन नोट डाउन करेंगे, सो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। जो सच में क्या फॉर्म करेगा, आरएनए में एक्सप्रेस होगा, वो डीएनए मॉलिक्यूल जो आरएनए में एक्सप्रेस होगा उसी को ही अपन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट को ही क्या करेंगे, स्टोर। उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बोलते हैं। इसके अपोजिट अगर अपन सीक्वेंस एनोटेशन की बात करें, तो उसमें पूरा का पूरा डीएनए को स्टोर करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। तो एक हो गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और एक हो गया सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब क्या हो गया, टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स और रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस, ठीक है। पूछते हैं अपन क्लोनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, सो द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, सो सब्सिक्वेंट कुड बी सीक्वेंस इन अ केस। जैसे कि मोस्ट कॉमनली होस्ट कौन सा होता है, अगर अपन बैक्टीरिया यीस्ट की बात करें तो वेक्टर्स आर बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के हो गया बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये क्या है, क्लोनिंग के लिए वेक्टर यूज़ करते हैं। और यीस्ट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये भी बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है,
ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सी मेथोडोलॉजी से क्लोन करते हैं। फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। अच्छा, ये फ्रेगमेंट कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये प्रिंसिपल बनाने वाले 2 साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सेंगर। अच्छा, यहाँ पे एक ये फ्रेडरिक सेंगर साइंटिस्ट का नाम है। सेंगर का एक और काम है जिसको क्रेडिट मिला जाता है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। इसने अमीनो एसिड के सीक्वेंस भी पता कर ली थी, इसी टेक्निक का यूज़ करके अमीनो एसिड सीक्वेंस भी पता कर ली थी, इसलिए भी जाना जाता है फ्रेडरिक सेंगर। दीज सीक्वेंसेस आर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर ओवरलैपिंग रीजन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन दैम। दिस रिक्वायर जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वॉज कम्प्लीटेड। ये सीक्वेंस एक क्रोमोसोम का, इस क्रोमोसोम का कब कंप्लीट हुआ था? इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2006। मतलब 2006 में तो अपन ने क्रोमोसोम नंबर 1 का ही सीक्वेंस पता किया है, ठीक है, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम। 22 ऑटोसोम XY, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है कि अपन एक इंसान है, इंसान की सेल में हर चीज़ होती है, लेकिन अपने को केवल उसके डीएनए से मतलब है, उसके न्यूक्लियस के डीएनए। ये अपन ने क्रोमोसोम निकाला, उसका क्रोमोसोम में से अपन ने क्या निकाला? उसका डीएनए सीक्वेंस। उस डीएनए सीक्वेंस को अपन कंप्यूटर में कॉपी कर दिया, क्योंकि ये डेटा काम का है, ठीक है। इसको बार बार अपन एनालिसिस करेंगे, इसी को बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ये क्रोमोसोम नंबर 1 का कब कंप्लीट हुआ था? 2006 में। और दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम। मतलब सबसे लास्ट का किस में हुआ था? 1, बाकी सबका हो चुका था 23 का हो चुका था। एक क्रोमोसोम नंबर 1 का कब हुआ था? 2006 में हुआ था। फिर अगला आता है ह्यूमन जीनोम के सिलेंट फीचर्स के बारे में बता दो। गोल्स के बारे में नहीं बोला, फीचर्स के बारे में बता दो, ठीक है, ठीक है। फीचर्स के बारे में कि अपन को HGP यूज़ किए इतना टाइम हो गया, तो अपने को क्या क्या पता चल गया ह्यूमन जीनोम के बारे में। 13 साल का प्रोजेक्ट था जो 2003 में ख़त्म हो गया। उसके बाद से अपने को क्या क्या पता चल गया? अपने को ये पता चल गया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कितने बेस पेयर होते हैं? 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। एवरेज जीन कंटेन 3000 बेसेस। तो एक जीन के अंदर, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन। तो उस जीन के अंदर कितने बेसेस हैं? 3000 बेसेस है, ठीक है, 3000 बेसेस है। बेसेस मतलब एडिनिन, थायमीन, ये बेस पेयर है। उसने बेस की बात की, तो बेस मतलब केवल एडिनिन के बारे में। इसके बाजू वाली आर्म को नहीं देखना, केवल कितने बेसेस होंगे इसमें, इतने लाइन से बेसेस हैं 3000, ठीक है। बट साइज वेरी ग्रेटली। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। और उसके बेसेस कितने हैं? 2.4 मिलियन बेसेस। लेकिन होते कितने हैं नॉर्मली? 3000 बेसेस। लेकिन सबसे बड़े जीन के बेसेस कितने हैं? डिस्ट्रोफिन है सबसे बड़ा जीन, उसके बेसिस है 2.4 मिलियन। कहाँ? 3000 नॉर्मल किसी भी जीन में होते हैं, वो कहाँ? 2.4 मिलियन, ठीक है, मतलब 24 लाख डिस्ट्रोफिन के हैं। किसके हैं? डिस्ट्रोफिन। ये चीज़ जरूरी है। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, इसको डिस्ट्रोफिन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड, जीन कितने होते हैं? 30,000 जीन होते हैं। जिसको पहले बोला था 80,000 होते हैं, तो कुछ चीज़ें छूटी, जैसे मैंने बोला था 1.4 लैक्स जीन होते हैं, तो फिर हमने पता चला नहीं, 1.4 लाख नहीं होते, केवल 80,000 होते हैं, केवल 30,000 होते हैं, 80,000 भी नहीं होते। फिर अपने को लगा था 1.4 नहीं तो 80,000 होंगे, 80,000 भी नहीं है। कितने हैं एट प्रेजेंट? 30,000 जीन है, अपने को पता चला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो इतने जीन होते हैं, ये चीज़ पता होगी। और एक जीन के अंदर कितने बेसेस होते हैं ये पता चल गया। फिर फंक्शंस, अभी तक अपने को 50% ऑफ जीन के पता ही नहीं है। फंक्शंस ऑफ 50% जीन आर अननोन। और 2% ही जेनेटिक कोड, जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या पूरा डीएनए कोड करता है? नहीं, डीएनए जो आगे जाके आरएनए और प्रोटीन बनाएगा वो केवल 2% है, लेस देन 2%, 2% भी नहीं, 2% से भी कम, लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन। रिपीटेड सीक्वेंस दैट मेक्स अप अ ह्यूज अमाउंट, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। बार बार रिपीट होने वाली सीक्वेंस बहुत ज़्यादा होती है। रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेच्ड ऑफ अ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर
रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 और 1000 टाइम्स। ठीक है, क्रोमोसोम 1 के सबसे ज़्यादा जीन होते हैं। ठीक है, 2968 जीन, ये दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, और वाई के सबसे फ्यूअर जीन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जीन किस में होते हैं? क्रोमोसोम 1 के जीन सबसे ज़्यादा होते हैं 2968। क्रोमोसोम वाई के सबसे कम होते हैं, कितने होते हैं? 231 जीन होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस SNPs अकर्स इन ह्यूमन। ठीक है, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस मतलब कि ऐसी 1.4 लोकेशन है, 1.4 लाख लोकेशन है, मिलियन लोकेशन है, मतलब 14 लाख लोकेशन है ऐसी जहाँ पे डीएनए डिफरेंस केवल सिंगल बेस से अलग है। सिंगल बेस से अलग है मतलब कि पूरा डीएनए सीक्वेंस सेम है, केवल एक जगह क्या है, यहाँ एडेनिन और थायमिन है, तो दूसरे डीएनए में पूरा डीएनए सीक्वेंस सेम है, लेकिन एक जगह क्या है, गुआनिन साइटोसिन, या एक जगह क्या है, थायमिन एडेनिन। तो ये इस तरह का बताया जा रहा है। ऐसा कितना है, इसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो पूरा डीएनए सीक्वेंस, पूरा क्रोमोसोम सेम है, केवल एक जगह से अलग है, और वो जगह कौन सी है? ये देख लो, ये 3 जगह ऐसी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये केवल ह्यूमन में होता है। दिस इंफॉर्मेशन प्रॉमिसेस टू रिवोल्यूशनराइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इसका यूज़ अपन ह्यूमन हिस्ट्री जानने में भी करते हैं। ये सब देखे रखा है। तो ये हो गया सेलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च पर्पसेस के लिए। ठीक है, हैविंग एजी सीक्वेंस इनेबलिंग रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजी सर्च, मतलब रिसर्च अभी इसमें चल रही है। फिर अगला आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है? तो क्या होता है उससे पहले अपने को बताना चाहिए किसने बताया इसको। तो इसको बताने वाला साइंटिस्ट था एलेक जेफरी। क्या नाम था? एलेक जेफरी। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, तो एक रिपीटेटिव डीएनए है, उसके अंदर कुछ डिफरेंस है, क्योंकि अपने को पता है कि ज़्यादातर डीएनए तो क्या है, सब में सेम, केवल कहीं कुछ जगह पे अलग है। ठीक है, उसी का पता करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ से आया? अगर अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं करते तो अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जान ही नहीं पाते, और इसका यूज़ अपन फॉरेंसिक में कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो केवल उस डिफरेंस को पता करना, रिपीटेटिव डीएनए के डिफरेंस को पता करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम होता है। Bulk of DNA form major peaks of and other peaks are referred to as satellite DNA. तो बल्क ऑफ डीएनए मेजर पीक बना रहा है और स्मॉलर पीक बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको फिर माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट भी होता है। ठीक है, तो ये ऐसा सब चलता है। सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू from individual show same degree of polymorphism. They become very useful in identification of forensic application, paternity testing और केस ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, कोई बोलता है कि ये बच्चे का डिस्प्यूट है कि बच्चा हमारा नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट करते हैं, और डीएनए हर जगह से सेम है, केवल कुछ जगह से डिफरेंस है, उसको पता करते हैं। अभी अपन देखेंगे कैसे प्रोसेस होती है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म का पता ही करना अपने को, वेरिएशन क्या है, बदलाव क्या है इसमें, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है, फिर आगे आता है इन जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट। ठीक है, ये सब इसके बाद आता है अगला अपने पास में कि यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई है, जैसे कि अपन ने बोला रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है, जो पूरा डीएनए सेम है लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट जो कॉपी होता है, ठीक है, जो रह जाता है अलग होता है, बाकी पूरा डीएनए सेम होता है। तो इस डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव होने वाला डीएनए। ठीक है, तो वो डीएनए सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। इस सीक्वेंस में क्या होता है, जब अपन इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होती है जिसमें अपन डेंसिटी के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करते हैं, तो सब छोटी छोटी पीक बनाते हैं, एक मेजर पीक बनती है और ये बनती है रेपिटेटिव डीएनए की।
रेपिटेटिव डीएनए की। इसको छोड़ के बाकी जो छोटी छोटी पीक है उसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। उसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए भी आपस में अलग अलग तरीके से अलग हो सकते हैं। इसको माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, अपन इसको अगर ऐसे अलग कर दें जैसे कि उसका लेंथ ऑफ द डीएनए, कुछ मान लो कुछ ये सैटेलाइट डीएनए जो है कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, ठीक है, लेंथ के बेसिस पे, या कोई एडेनिन थायमिन रिच है, एक में बहुत ज़्यादा एडेनिन थायमिन, 2 डीएनए सीक्वेंस है, एक में एडेनिन है गुआनिन है, एडेनिन है गुआनिन है, और इसमें है अपने पास में एडेनिन गुआनिन एडेनिन एडेनिन। ठीक है, इसके आगे वाला बना देना सेम टू सेम, इसके सामने टी है। तो इसमें से कौन सा एडेनिन गुआनिन एडेनिन थायमिन रिच सेगमेंट है, इसमें एडेनिन एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसमें 1 2 3, तो इसको अलग करने का एक तरीका हो गया जिसमें एडेनिन थायमिन रेशो ज़्यादा है, मतलब कि इसमें ज़्यादा है। अगर इसको बी बोलते हैं और इसको ए बोल दें तो किस में ज़्यादा है, ए में ज़्यादा है, सॉरी बी में ज़्यादा है ए के कंपैरिजन। ठीक है, सेम चीज़ है। उसके बाद आता है अगला कि हमने देखा है कि म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन एक तरह का जेनेटिक्स, मतलब कि डीएनए के अंदर डिफरेंस हो जाता है, डीएनए के अंदर डिफरेंस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसके लिए इसका पता लगाने के लिए भी अपन इस तरह की टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे अपन डीएनए में फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, म्यूटेशन की वजह से हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन है इस वजह से अपन ने वेरिएशन को ढूंढने के लिए मशीन बनाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, उसका यूज़ अपन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। अभी अपन यूज़ करेंगे उसका म्यूटेशन देखने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन देखने के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे म्यूटेशन हुआ, मान लो पूरी पॉपुलेशन में से एडेनिन और ग्वानिन की पोजीशन आपस में बदल दी गई है। ठीक है, ये पूरा डीएनए था, ठीक है, यहाँ बेसेस लगे हुए थे और यहाँ पर जा कर के एडेनिन थायमिन था और यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन था। यहाँ की लोकेशन अगर बदल गई पूरी पॉपुलेशन में से, बाकी हर कुछ क्या है, सेम। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एडेनिन थायमिन, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्वानिन साइटोसिन। तो ये भी तरह का क्या है, एक तरह का म्यूटेशन हुआ है। क्या हुआ है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन देखो, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, छोटा सा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, 2 डीएनए के अंदर डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, क्योंकि ये जीन की लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ अलग दिखा अपने को दोनों में, तो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, फिर अगला आता है कि एक डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एलील के लेवल पे, मतलब कुल मिला के बताया ये गया है कि यहाँ पे म्यूटेशन होता है और फिर म्यूटेशन अपन कुछ लोगों में इनहेरिटेड हो जाता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेबल म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल भाषा में उसके लिए क्राइटेरिया ऊपर दे के रखा है। ठीक है, तो ये सब होता है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने बताई थी, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, एलेक्स जेफरी ने बताई थी। ठीक है, उसने कौन सा डीएनए यूज़ किया था, सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रूफ दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। उसको उसने क्या बोल दिया था, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट। ठीक है, तो जब अपन डेंसिटी से अलग करते हैं तो बहुत सारी छोटी पीक बनती है और एक बड़ी पीक बनती है। बड़ी मतलब कि बल्क ऑफ डीएनए किसी काम का नहीं होता। छोटा सा डीएनए जिसमें वेरिएशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट। तो उसी के बारे में स्टडी अपन करते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। यूज सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रूफ दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वेरिएशन है मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिससे पता लगा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। टेक्निक यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लोटिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड रेडियोलेबल VNTR इन एज अ प्रूफ। इसमें क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, transferring bloating, separation of DNA fragments to synthesize membranes such as nitrocellulose or nylon membrane, and hybridization using the labeled VNTR। मतलब आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पूरा सेल है, पूरा जेनेटिक मटेरियल है, उसमें से डीएनए को बाहर निकालना, आइसोलेशन करना, पहले प्रोसेस है आइसोलेशन। फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक एंजाइम है जो डीएनए को क्या करता है,
डाइजेस्ट करता है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो इस तरह से रहते हैं उनको सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होता है, इस तरह से होता है, मॉलिकुलर वेट के हिसाब से जो भारी रहता है वो इधर ही रह जाता है और जो हल्का रहता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। सो क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, फिर अगला है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द लेबल्ड VNTR प्रोब, क्योंकि इसने यूज ही क्या किया था, VNTR का प्रोब यूज़ किया था। एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्शन ऑटो रेडियोग्राफी से होती है। VNTR बिलोंग टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रिफर टू एज मिनी सैटेलाइट। तो VNTR इटसेल्फ क्या है, इट इज़ अ मिनी सैटेलाइट, इट इज़ अ मिनी सैटेलाइट। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy number. The copy number varies from chromosome to chromosome. ठीक है, VNTR the number of repeated sequence high degree of polymorphism as a result of VNTR. As a result, the size of VNTR varies from 0.1 से 50 किलो बेस पेयर। तो ये सब होता है। ठीक है, फिर यहाँ का देखा है डिफरेंट इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम रहता है। टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उसमें क्या करते हैं अपन, फिंगरप्रिंट का भी यूज़ करते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, उसका फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं। फिर ये है प्रोसेस जो अपन फॉरेंसिक में यूज़ करते हैं। उसमें करते क्या है, अपन दो लोगों पे जिस पर डाउट होता है, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, दो लोगों पे शक है और एक क्राइम सीन से अपने को DNA मिलता है, वो अलग मिलता है। तो अपन कुछ नहीं कराते, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबको मूव कराते हैं और उनके अपन देखते हैं क्रोमोसोम अलग अलग किस लेवल पे आए हैं। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद इस लेवल पे आ जाते हैं। जो हैवी मॉलिक्यूल है वो पहले रह जाता है, लाइट मॉलिक्यूल थोड़ा आगे तक गिरता है। तो ये अपन ने करा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये देखो इससे क्या पता चल रहा है, तो ये है अपने पास में सस्पेक्टेड क्राइम सीन से मिला हुआ, क्राइम सीन से मिला हुआ, और ये है ए और बी का अलग से। तो इसमें अपन देख सकते हैं मैच किसका कर रहा है, सी का मैच कर रहा है बी से। ए तो बिल्कुल अलग है, ए ऊपर ब्लू आ रहा है फिर येलो येलो आ रहा है, तो ये अलग है। ठीक है, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा पैटर्न आएगा उससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसा पैटर्न आया है, इसका क्रोमोसोम उठा करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला, इन दोनों का डाला और दोनों का मैच करने की कोशिश की कि किसका सेम आ रहा है, तो वही उसको डिटेक्शन करने को क्या बोलते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग का सही यूज़। क्रोमोसोम दैट हैव बीन शोन कंटेन डिफरेंट कॉपी ऑफ VNTR। तो ये होता है अपना फॉरेंसिक में यूज़ करना। ठीक है, तो इसके बाद तो यही था अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, थैंक यू।